नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। आज देश के इतिहास और सरकार के कामकाज में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। आज पहली बार राष्ट्रपति भवन में मंत्री परिषद की बैठक होने जा रही है। बैठक की अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये बैठक राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में आयोजित होगी। कैबिनेट फेरबदल के बाद गठित प्रधानमंत्री मोदी के नए मंत्री परिषद की ये तीसरी बैठक होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक शाम 6:30 बजे तक चलेगी। इस दौरान मंत्री परिषद के कामकाज की समीक्षा की जाएगी, मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट और उन्हें आगे का रोड मैप दिया जाना है, ऐसा सूत्र बताते हैं। इसके बाद मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के लिए रात 8 बजे राष्ट्रपति भवन में डिनर की व्यवस्था की भी बात है। राष्ट्रपति भवन में होने वाली यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आमतौर पर केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक राष्ट्रपति भवन में आयोजित नहीं होती है, लेकिन इस बार यह बैठक राष्ट्रपति भवन के ऑडिटोरियम में आयोजित की जा रही है, कल्चरल सेंटर में। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। पीएम इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, काम की समीक्षा होगी, मंत्री परिषद की बैठक, रणनीति आगे की, रोड मैप, अभी तक जो काम किया है उसका रिपोर्ट कार्ड जांचा जाएगा, बातचीत होगी, आगे की रणनीति बनेगी। बहुत सारे मुद्दे हैं देश के सामने, जिनमें कोविड की तीसरी लहर का खतरा तो है ही, इसके अलावा बहुत सारे सुरक्षा से जुड़े मामले भी हैं, हमारे पड़ोस में जो हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में, और चुनाव है राज्यों में अगले साल। कई सारे मामले हैं जो देश के सामने हैं, और इन सब पर तमाम जो मंत्री हैं, मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं, उनके काम की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, प्रशांत देव, और साथ ही मेरे साथ जुड़ गए हैं कुमार गौरव। सबसे पहले मैं कुमार गौरव के पास चलती हूँ। कुमार गौरव, क्या मुख्य तौर पर ये बैठक तो ऐतिहासिक है, राष्ट्रपति भवन में होने जा रही है, एजेंडे पर क्या चर्चा हो रही है? कहा जा रहा है कि शायद हेल्थ मिनिस्ट्री एक प्रेजेंटेशन देने जा रही है, और भी लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन देंगे। आपके पास क्या खबर है? देखिए, बिल्कुल शीतल जी, ऐतिहासिक बैठक है चूंकि राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में हो रही है। जो नवगठित कैबिनेट है प्रधानमंत्री की, उसकी ये तीसरी बैठक है। पहली बैठक फिजिकल हुई थी, दूसरी पहली बैठक वर्चुअल हुई थी, और उसके बाद ये तीसरी बैठक है जो कि होने जा रही है। मुख्य तौर पर एजेंडा जो रखा गया है, जैसा कि आपने बताया, स्वास्थ्य मंत्रालय यानी मनसुख मांडविया अपना प्रेजेंटेशन देंगे कि उनके बनने के बाद से इस 2 महीनों में उन्होंने क्या कामकाज किए हैं, क्या सुधार आया है। 75 करोड़ टीके लग चुके हैं, वैक्सीन के डोज लग चुके हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए। इसके साथ ही तमाम मंत्रालय, 3-4 मंत्रालय हैं जिनकी सूचियां आज बनी हैं, वो सभी अपना अपना प्रेजेंटेशन देंगे। और 2 हिस्सों में ये है। पहली बैठक 3:45 से शुरू होकर 6:15 साढ़े 6 तक चलेगी। टी ब्रेक होगा, फिर 1.5 घंटे की और बैठक होगी। उसके बाद डिनर का कार्यक्रम है सभी मंत्रियों का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। कुल मिलाकर सरकार ने पिछले 2-2.5 महीने में क्या किया है, क्या दिया गया था। चूंकि पहली फिजिकल बैठक हुई थी, कैबिनेट के शपथ के अगले दिन ही पहली वर्चुअल मीटिंग हो गई थी, और उसके कुछ दिन के 1 हफ्ते के बाद पहली फिजिकल मीटिंग हुई थी। उसमें कई सारे एजेंडे तय किए गए थे। उस पर आखिर मंत्रालय कहां तक पहुंचे हैं, इसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री लेंगे। और जाहिर सी बात है, आने वाले वक्त में चुनाव है, और इसके बाद भी मेन 2024 में चुनाव है। तो एक तरीके से लंबा 2 साल का लगभग वक्त गुजर चुका है। तो आपको पता है कि मोदी सरकार और खासकर बीजेपी 2-3 साल पहले से चुनावी तैयारी करती है। सामने उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, उसके समेत 3 और राज्य हैं। उन राज्यों के लिए क्या विशेष है जो ये तमाम मंत्रालय केंद्र सरकार के दे सकते हैं? चूंकि अब वक्त आ गया है जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों में बीजेपी के मंत्री, केंद्रीय मंत्री आपको दिखेंगे, और उन राज्यों के लिए तमाम सौगातों की घोषणा करेंगे। सबसे ज्यादा सौगातों की घोषणा उत्तर प्रदेश के लिए होगी आने वाले समय में। इन सारी चीजों पर रणनीति मरेगी। उसके अलावा नेशनल रोड मैप जो है कि 2024 से पहले क्या क्या कर लेना है, वो साफ शब्दों में आज बताया जाएगा, और सभी मंत्रालयों को करना होगा। पिछले 2 महीने में जो ढीला ढाला काम हुआ या जो भी दिक्कतें हैं, उसको दूर करना होगा, और आगे कमर कसना होगा। 3-4 मंत्रालय अपने प्रेजेंटेशन देंगे कि उनका एजेंडा क्या है। प्रधानमंत्री उसमें भी इसमें हस्तक्षेप करेंगे कि इसके साथ ये काम भी होने चाहिए। तो मुख्य तौर पर एक आगे का रोड मैप है, पीछे आपने क्या किया 2-3 महीनों में, उसकी रिपोर्ट है, और आगे की तैयारी क्या है, और चुनावी राज्यों को आप क्या दे रहे हैं। ये 3 मुख्य मुद्दे होने वाले हैं। जी बिल्कुल प्रशांत, आगे के रोड मैप की बात होने वाली है। ये भी कहा गया था मंत्री परिषद के सदस्यों से कि आप आइडियाज लेकर आइए, नए आइडियाज पर भी चर्चा होगी। आगे के रोड मैप
को देखते हुए, उसके मद्देनजर आपके पास क्या इनपुट है इस बैठक को लेकर? और क्या बैठक शुरू हो चुकी है? क्या तमाम मंत्री परिषद गण के जो लोग हैं, मंत्री परिषद के मंत्री हैं, वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, पहुंच गए हैं? देखिए, तमाम मंत्री जो है पहुंचना शुरू हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं वहां पे। इस पूरे मंत्रिपरिषद को, इस बैठक को दो हिस्सों में देखा जा सकता है। एक तो पहला ये कि जो मंत्रालय, जो जानकारी मिली है, स्वास्थ्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय, ये दो मंत्रालय अपनी रिपोर्ट कार्ड देगा। दोनों अहम बहुत है, कोविड को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय और किसानों को लेकर के जो जितने भी पैकेज दिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, वो जमीन पे किस तरीके से उतर रहे हैं, ये जानकारी मिलेगी कि उसका एक खाका, एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा। दूसरा, जो आपने बात की आइडियाज की, तो प्रधानमंत्री आइडिया देते भी हैं और आइडिया लेते भी हैं, तो वो एक्सचेंज करेंगे, खासकर उन नए मंत्रियों से जो अभी मंत्रिपरिषद में शामिल हुए हैं, और प्रधानमंत्री, उनको भी मौका मिलेगा प्रधानमंत्री के काम की शैली को समझना, देखना कि प्रधानमंत्री किस तरीके से काम लेते हैं और उनको क्या चाहिए। तो इस तरह के उनसे सवाल जवाब होगा, उनसे इंटरेक्शन होगा। तो ये बातें जो है जानकारी के मुताबिक निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि जितने भी नए मंत्री हैं उनसे वो पूछेंगे कि भाई आप इतने दिन पे क्या समझे और क्या आप ग्राउंड पे देख रहे हैं। ये बात सच है कि आने वाले दिनों में जो जहां चुनाव है, वहां भी सरकार के काम को कैसे ग्राउंड तक पहुंचाया जाए, मंत्री पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं चीजों, क्योंकि जो बात ये रिपोर्ट कार्ड में बताई जाएगी, जो मंत्री बताएंगे, उसको क्रॉस चेक करने के लिए अपना मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म भी प्रधानमंत्री के पास होता है, जो उससे टैली करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। तो एक तरीके की एक लंबी चौड़ी क्लास होगी, और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की प्रधानमंत्री क्लास होगी। दिलचस्प बात आपने कही। मैं कुमार गौरव के पास एक बार चलती हूँ। कुमार, खासतौर से हेल्थ मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, इन दो मंत्रालयों पर नजर रहने वाली है, क्योंकि ज्यादातर चैलेंजेस, फिर चाहे वो चुनाव रिलेटेड हो या कोविड की समस्या हो, उससे जूझने को लेकर जो चुनौती है, वो दोनों ज्यादातर जो इमीडिएट कंसर्न्स है वो इन दो मंत्रालयों के हैं। तो इसको लेकर क्या सुगबुगाहट है इन दो मिनिस्ट्रीज में? बात है, प्रधानमंत्री का निर्देश पहले ही 3-4 दिन पहले ये रिपोर्ट आ गई थी कि सभी मंत्रालयों को अपना प्रेजेंटेशन तैयार करना है, जिसमें जिसकी बारी बारी से नंबर आते जाएंगे वो लोग अपना प्रेजेंटेशन देंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय सबसे पहला है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय का पिछले 2 महीनों के पहले की अगर बात छोड़ दे, चूंकि पहले जो हुआ उसका नतीजा स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को भुगतना पड़ा, उनकी कुर्सी चली गई, और अब उसकी जगह मनसुख मांडविय आए हैं, जो प्रधानमंत्री के काफी करीबी भी माने जाते हैं और काफी एक्शन में भी दिख रहे हैं। और मुख्य तौर पे कल ही 75 करोड़ डोज पूरे हुए हैं, और कई दिन का ऐसा है कि लगातार 1 करोड़ से ज्यादा डोजेज देश भर में दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर और बाकी राज्यों में, चूंकि तीसरे लहर की बात लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता, अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है, ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय तैयारी कर रहा है। चूंकि सबसे ज्यादा तीसरे लहर में बच्चों को खतरा होने का डर है, तो बच्चों के लिए स्पेशल हॉस्पिटल्स या उसमें जो भी चीजें होती है, उसका कितना, उस मुद्दे पे कितना काम हो पाया है। चूंकि प्रधानमंत्री ने पहले निर्देश दिया था कि सभी जिलों में बच्चों के लिए विशेष अस्पताल की व्यवस्था, चाहे तो जो अस्पताल एग्जिस्टिंग है उसमें अलग से करें या अलग से हॉस्पिटल्स को तैयार करें। तो उस पर जरूर आज सवाल जवाब होगा कि आखिर क्या है तीसरे वेव को। ठीक है, 75 करोड़ डोज लग रहे हैं, 1-1 करोड़ से ज्यादा डोज कई दिन लगे हैं, रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, लेकिन अगर आती है तीसरी वेव तो आपकी तैयारी क्या है, इस पर प्रधानमंत्री की नजर होगी, चूंकि इस पर वो कई बार चर्चा कर चुके हैं। जहां तक रही बात कृषि मंत्रालय की, देखिए, कृषि मंत्रालय और खासकर कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी और तीसरा पक्ष बीजेपी लगातार ये कहता है कि प्रधानमंत्री किसानों को अपने दिल में रखते हैं, लेकिन कृषि मंत्री वही कहते हैं कि उनके दरवाजे 2 बजे रात को भी खुले हैं किसानों से चर्चा को। लेकिन 8-9 महीने से किसान सड़कों पे आंदोलनरत है। उसी का नतीजा है कि आज प्रधानमंत्री अलीगढ़ भी गए थे, क्योंकि जाट बहुल इलाका भी है, हिंदुत्व का एक एजेंडा भी देना है उत्तर प्रदेश में। तो अलीगढ़ से ही, चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो वहां अब जाट राजा के नाम पर एक हिंदू यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी बन जाए, जिससे एक मैसेज जाए कि अलीगढ़ की पहचान सिर्फ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही नहीं, जाट राजा जो थे उनके नाम से भी हो। वो इलाका ऐसा है। लगातार कवरेज और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आपके पास आती हूँ कुमार गौरव, क्या वजह है कि ये बैठक राष्ट्रपति भवन में होना तय हुआ? ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है।
देखिए, जहां तक शुरुआत में जब ये खबर आई थी तो मुझे भी काफी आश्चर्य हुआ था। ऐसा लगा था कि राष्ट्रपति भवन में बैठक होने का मतलब कि क्या हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति भी इस बैठक में आएंगे, वो भी रिपोर्ट लेंगे। लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से खबर मिली उसमें ये स्थितियां थी कि चूंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करना है और प्रधानमंत्री में चूंकि हर बार प्रधानमंत्री के घर पे जब बैठक होती है तो होता क्या है अमूमन कि वहां टेंट वगैरह लगाने पड़ते हैं और मौसम अनुकूल नहीं है। दूसरी बात, पार्लियामेंट एनेक्सी में बैठक होती है या पार्लियामेंट में होती है तो जीएमसी बालयोगी भवन है वो काफी बड़ा हो जाता है इस बैठक के लिए। तो इसलिए राष्ट्रपति भवन का कल्चरल सेंटर उपयुक्त था जहां 80 मंत्री बैठ सके और अधिकारी भी बैठ सके और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन भी वहां हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे और सारा काम बिल्कुल शांति से आराम से हो जाए। और देखिए, प्रधानमंत्री आपको पता है कि नए नए जगहों पे नई नई चीजों को प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। कई बैठक पुलिस अधिकारियों की वो आसाम में करते हैं, कभी गुजरात में करते हैं, तो ये एक नए प्रयोग के तौर पर देख लीजिए। अभी तक राष्ट्रपति के इसमें शामिल होने की कोई खबर नहीं। राष्ट्रपति भवन का कल्चरल सेंटर, प्रशांत देव, हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। जी देखिए, आमतौर पे जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो उस ऑडिटोरियम का इस्तेमाल होता है और जैसा कि गौरव बता रहे थे, सहूलियत के हिसाब से, चूंकि कोविड का प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको एक सीट छोड़ करके जगह देनी है, तो कई जगह को देखा गया और इसीलिए इस बार इसका वेन्यू जो है राष्ट्रपति भवन के उस ऑडिटोरियम में रखा गया और इसको फिलहाल अब तक की जानकारी के मुताबिक सिर्फ एक वेन्यू समझा जाए और इसमें राष्ट्रपति भवन में होना सिर्फ एक वेन्यू है। राष्ट्रपति की इसमें मौजूदगी नहीं होगी, जो जानकारी मिली है। सिर्फ वेन्यू के तौर पे इसको किया गया क्योंकि बड़ा मंत्रिपरिषद है, 80 लोगों के बैठने की जगह कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से एक एक सीट छोड़ के डिस्टेंस बना के, आपने जब भी तस्वीरें प्रधानमंत्री निवास से भी आई होगी, आपने देखा होगा, तो काफी डिस्टेंस मेंटेन होता है जब कैबिनेट की मीटिंग हो या कुछ इस तरह की मंत्रियों के साथ जो मीटिंग मंत्रणा करते हैं, तो डिस्टेंस होता है। तो उसी डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए इसका चयन किया गया है और सबके लिए ये बात सवेरे से ये परेशान करने वाली थी कि राष्ट्रपति भवन, तो अब राष्ट्रपति भवन में क्यों, तो ये बात अब साफ हो गई है कि राष्ट्रपति भवन में उस हॉल को सिर्फ वेन्यू के हिसाब से लिया गया है और उसमें मतलब राष्ट्रपति की मौजूदगी से कोई उसका संबंध नहीं है। तो वेन्यू के हिसाब से ज्यादा है, लोग अब कॉमन जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।